गुड आफ्टरनून, वेलकम टू चंडीगढ़ कैरियर ग्रुप। आज की वीडियो में हम लोग आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो 2021 के फर्स्ट पेपर में आए थे। अब तक हम लोग 2021 के पीछे जितने भी पेपर हुए हैं उनके हर एक सेक्शन को डिस्कस करते हुए आ चुके हैं। तो आज पॉलिटी का सेक्शन उठाते हैं और उसके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कास्टिंग वोट इन पार्लियामेंट आर करेक्ट। ठीक है, आपको बताना है कि कास्टिंग वोट होता है, उससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दी हुई है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। पहला दिया हुआ है, इट इज अ कास्ट बाय द स्पीकर और अ पर्सन एक्टिंग एज सच। अब जो पार्लियामेंट में आपके दो मेन सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा का में उस टाइम पे जो एक्टिंग चेयरपर्सन होगा उसके द्वारा ये कास्टिंग वोट का यूज करा जाता है। पहली स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है। दूसरी में है, इट इज अ कास्ट इन एडिशन टू वोटिंग इन द फर्स्ट इंस्टेंस। जब भी पहली बार में इसका प्रयोग करा जा सकता है, सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला हुआ है। थर्ड है, इट इज द कास्ट इन द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स, इट इज ऑलवेज कास्ट टू मेंटेन द स्टेटस क्यों। जब भी आपकी दो इक्वालिटी का केस आ जाता है, मान लीजिए लोकसभा हो या फिर राज्यसभा में, देखिए ये पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा। अगर मैं इनकी चेयरपर्सन की बात करूं, यहाँ पे कौन होगा, चेयरमैन। यहाँ पे कौन होगा, स्पीकर। अब मान लीजिए किसी बिल के ऊपर एसेंट आनी है, तो अगर हाँ हो जाती है तो वो बिल बन जाएगा। अगर उस बिल के ऊपर एसेंट नहीं मिलती तो वो वहीं पे नल एंड वॉइड हो जाएगा। और तीसरा केस ये होता है कि जब वहाँ पे वोटिंग कराई जाती है तो दो पक्ष के बीच में जो इक्वालिटी का स्टेटस आ जाता है, ठीक है, टाई की सिचुएशन आ जाती है, तो उस केस में आपका कास्टिंग वोट का यूज होता है। अगर मैं इसके आर्टिकल की बात करूं तो कास्टिंग वोट का जो आर्टिकल है वो आपका आर्टिकल 100 रहेगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ, इट इज द कास्ट बाय द स्पीकर और अ पर्सन एक्टिंग एज सच। मैंने ये बताया कि लोकसभा में अगर चेयरपर्सन जो होगा वो आपका स्पीकर होगा और राज्यसभा में कौन होगा, चेयरमैन होगा। तो आपकी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट तो ठीक हो जाती है। तीसरा है, इट इज द कास्ट इन एडिशन टू वोटिंग इन द फर्स्ट इंस्टेंस। फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं होता, इन द केस ऑफ टाई होता है। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। अगर मैं सेकंड को नेग्लेक्ट कर देती हूँ तो फर्स्ट वाली तो ठीक ही है। एंड थर्ड में यही बोला हुआ है कि इन द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट, इन द केस ऑफ टाई की सिचुएशन जब होगी। ठीक है, अब अगर मैं स्पीकर का आर्टिकल पूछूं, देखिए स्पीकर का आर्टिकल होता है 94, चेयरमैन का आर्टिकल होता है 63, और जो चेयरमैन होता है वही आपका वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, equality before law or equal protection of law within the territory of India is guaranteed under which one of the following article of the Constitution of India। आपको बताना है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कौन से आर्टिकल के तहत आता है। ऑप्शन में दिया हुआ है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 या फिर आर्टिकल 22। पार्ट 1 में आपका आता है यूनियन एंड टेरिटरी, पार्ट 2 में आपका आएगा सिटीजनशिप, पार्ट 3 में आपका आएगा फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल ये आपका 1 to 4, 5 to 11, 12 to 35। आर्टिकल 14 बेसिकली डील करता है राइट ऑफ इक्वालिटी से, और इसके अंदर भी आपके दो अधिनियम आते हैं। एक होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
ठीक है। आर्टिकल 15 डील करता है आपका प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस एंड कास्ट। आर्टिकल 16 आपका डील करेगा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफिस। एंड आर्टिकल 22 डील करता है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। क्या बताया? बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखते हैं आर्टिकल 14 में क्या होता है। ये जो पहला दिया हुआ है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ आपका ब्रिटिश कॉन्सेप्ट होता है एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आपका अमेरिकन कॉन्सेप्ट होता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ में आपका ये आता है कि कानून के दायरे के सामने हर कोई समान होगा। हम लोग किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, चाहे उन्होंने अपराध किया हो और उनकी एज या फिर उनका कोई भी फैक्टर हो। गवर्नमेंट या लॉ के सामने हर कोई इक्वल रहेगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में ये होता है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड एज लाइक एंड अनलाइक शुड बी ट्रीटेड एज अनलाइक। ठीक है, क्या बताया मैंने, ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है? ब्रिटिश कॉन्सेप्ट होगा। सॉरी, और ये कहाँ का है? अमेरिकन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, who among the following said that democracy means a system of government by consent। आपको बताना है कि चार फिलोसोफर्स, एकेडमिक प्रोफेसर्स के नाम दिए, फिलोसोफर्स के नाम दिए हुए थे। उनमें से बताना है कि किसने ये स्टेटमेंट दी थी। Who among the following said that the democracy means a system of government by consent। तो इसका आंसर होगा आपका जॉन लॉक। नेक्स्ट, which one of the following which one among the following is not the feature of centralization। सेंट्रलाइजेशन का आपको फीचर बताना है नेशनल यूनिटी, एकता। दूसरा यूनिफॉर्मिटी, समानता। प्रोस्पैरिटी, थोड़ी सी उन्नति, या फिर लिबर्टी, सबको खुली छूट देना। आपको बताना है कि अगर हमें स्टेट को, कंट्री को सेंट्रलाइज्ड होके लेके चलना है तो इनमें से कौन सा जो फीचर है वो इनमें से वैरी नहीं करेगा। नेशनल यूनिटी, अखंडता तो बहुत ज़रूरी है। यूनिफॉर्मिटी, समानता भी बहुत ज़रूरी है। प्रोस्पैरिटी, उन्नति भी बहुत ज़रूरी है। ये जो फैक्टर होता है लिबर्टी, मतलब कि खुली छूट देना, ये कहीं ना कहीं नहीं वेरी करता। अगर कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट के द्वारा आपको लिबर्टी प्रदान कर दी गई तो हर एक पर्सन अपनी थोड़ी सी फ्रीडम या लिबर्टी का फ़ायदा उठाते हुए लॉज का पालन नहीं करेगा, और जिसकी वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कहीं ना कहीं वायलेशन हो सकता है। Which one of the following is not an objective of नीति आयोग। पहला है it provide a critical direction and strategic input for the development process। आपको बताना है कि नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग जनवरी 2015 में गठित करा गया था, जो कि एक थिंक टैंक पॉलिसी होती है। और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो फंक्शन है उसका काम नहीं होता। पहला है इट प्रोवाइड अ क्रिटिकल डायरेक्शन एंड स्ट्रेटेजिक इनपुट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेस। सरकार की जितनी भी नीतियाँ आती है उनके डायरेक्शन में काम करना, ये तो होता है। सेकेंड है इट फंक्शंस एज द थिंक टैंक प्रोवाइडिंग द की एलिमेंट्स ऑफ द पॉलिसी। पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी नीतियाँ बनाती है। नेक्स्ट है इट मॉनिटर्स एंड इवेल्युएट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम्स। सरकार जो प्रोग्राम बनाएगी, नीचे जितनी भी जनता है उनके लिए इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं वो आपका नीति आयोग बनाएगी। इट ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म फॉर रिजोल्यूशंस ऑफ द इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट रिजोर्ट। ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाता है, क्योंकि इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट को इंटर स्टेट जो जितने भी एक स्टेट
से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होने के जो निपटारे करे जाते हैं वो आपके सुप्रीम कोर्ट करता है, वो आपका नीति आयोग का काम नहीं होता, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, और ये काम कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास ठीक ऑप्शन आ जाएगा। मैंने कब बताया कि नीति आयोग कब बना था? जनवरी 2015, और किसको हटा के? प्लानिंग कमीशन को हटा के, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल 231 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स पावर टू एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। आर्टिकल 231 में एक से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में हाई कोर्ट बनाने की जो पावर है वो किसको दी गई है? पहला पार्लियामेंट, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट, तीसरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और चौथा है आपका यूनियन कैबिनेट। सुप्रीम कोर्ट को पावर होती है? नहीं होती। प्रेसिडेंट को पावर होती है कि आप हाई कोर्ट को इस्टेब्लिश कर सकते हो? नहीं। पार्लियामेंट को पावर होती है? बिल्कुल। इंडिया में आपको एक कॉमन हाई कोर्ट का एग्जांपल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट मिल जाएगा, जो आपका चंडीगढ़ में है। और अगर मैं हाई कोर्ट के जज की बात करूं, देखिए हाई चंडीगढ़ में। और इसी के साथ ही आपको ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं उनका हाई कोर्ट आपको गुवाहाटी में भी मिलेगा। अब अगर मैं हाई कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट की बात करूं कि उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? वो आपका प्रेसिडेंट करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? वो भी आपका प्रेसिडेंट करेगा। हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट। और अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करूं तो वो आपका गवर्नर। इनकी रिमूवल के प्रोसेस में कौन सबसे मेन फैक्टर रहता है? वो भी आपका प्रेसिडेंट रहेगा। और जो रिमूवल की प्रोसेस होती है वो एक जैसे लोकसभा में होगा तो 100 मेंबर्स के साइन होंगे, राज्यसभा में है तो 50 मेंबर्स के साइन होंगे। देन चेयरमैन या स्पीकर जो होगा वो उसको एडमिट करेगा, फिर आपकी 3 मेंबर की एक कमेटी बिठाई जाएगी, और उस कमेटी में आपके सुप्रीम कोर्ट के जज, जज ऑफ द हाई कोर्ट और एक जूरिस्ट जज बैठेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पार्लियामेंट। Which one among the following motions cannot be made while introducing an ordinary bill in the parliament? पार्लियामेंट में 3 तरीके के बिल, एक आपको होगा मनी बिल, एक फाइनेंशियल बिल, एक आपका होगा ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल में बेसिकली आपके जितने भी किसी स्टेट की बाउंड्री बढ़ानी हो घटानी हो उनको आप एज अ ऑर्डिनरी बिल पास करवा सकते हो। मनी बिल आर्टिकल 110 होता है, और इसमें आपके कराधान या फिर ये जो पब्लिक फंडिंग होती है वो आपके सारे के सारे मैटर्स पब्लिक मनी बिल में रहेंगे। फाइनेंशियल बिल का जो आपका आर्टिकल रहता है वो रहता है 117। इसमें आपके अदर मैटर्स जो आपके मनी बिल के अलावा होंगे वो सारे के सारे आपके फाइनेंशियल बिल में आएंगे। ऑर्डिनरी बिल का जो आर्टिकल है वो 107 और 108 रहेगा। तो अब ऑप्शंस देखते हैं। दैट द बिल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, ये तो ठीक है, पार्लियामेंट में कंसिडरेशन के लिए जाएगा। दैट द बिल बी सर्कुलेटेड फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्टिंग पब्लिक ओपिनियन, ये भी ठीक है। दैट द बिल इज रेफर टू द सेलेक्ट कमेटी, कमेटी के पास भी जाएगा जब ये बिल आपका इंट्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट है दैट द बिल रेफर टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस विदाउट द कंकरेंस ऑफ द अदर हाउस। जॉइंट सिटिंग कब होती है? जब आपके दोनों के दोनों हाउसेज में जो ओपिनियन है वो कहीं ना कहीं नहीं मिलते हो, उस केस में आपकी जॉइंट सिटिंग का प्रावधान होता है। और जॉइंट सिटिंग की अगर मैं बात करूँ उसके ऊपर जो चेयर उसकी अध्यक्षता है वो कौन करेगा? वो आपका स्पीकर करता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पूछा हुआ है, कैन नॉट बी मेड, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द
Which one among the following was the eliminated by the 44th Amendment Act of the Parliament? राइट ऑफ प्रॉपर्टी आर्टिकल 30 से हटा के इसको आर्टिकल 300 में डाल दिया था, ठीक है। पहला है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का 32 होता है। राइट ऑफ एजुकेशन आर्टिकल 21A होता है। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज में आपके हबियस कॉर्पस, मेंडमस, प्रोहिबिशन, सर्जरी या फिर क्यू वारंटो आएगा। एक्सप्लॉयटेशन में ये होता है कि आप किसी भी ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते। राइट ऑफ एजुकेशन में ये आता है कि गवर्नमेंट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी 6 से 14 साल तक के बच्चों को, और 6 साल से पहले वाले बच्चों को ये उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि उनको कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। तो आंसर इसका राइट ऑफ प्रॉपर्टी होगा। कहाँ से? 30 से हटा के 300A में डाल दिया। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 2000 में बनी थी। ऑप्शन में दिया हुआ है जस्टिस M.N. वेंकटाचलैया, यही इसका आंसर होगा। देखिए, इस कमीशन का काम क्या था कि ये जो फॉर द रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लस जो आपके अमेंडमेंट्स होते हैं उनके कामों को रिव्यू करना इस कमेटी का काम होता था। और इसकी जो अध्यक्षता करी गई थी वो इन्होंने करी थी। ये बनी कब थी? 2000 में बनी थी, ठीक है। क्या बताया मैंने? फॉर द रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। M.M. Punchi Commission on the Center-State Relation has recommended the disposal of a bill reserved for the consideration of the Union Executive. आपको बताना है कि M.M. पुंची कमीशन इंटर स्टेट काउंसिल जो आपकी होती है उससे रिलेटेड जितने भी आपके बिल रिजर्व करे जाते हैं यूनियन के लिए, मतलब संघ के लिए, उसमें आपका टाइम पीरियड कितना रहता है? 4 मंथ्स, 6 मंथ, 8 मंथ या फिर 5 मंथ? देखिए, M.M. पुंची कमीशन का जो गठन हुआ था वो आपका 27 अप्रैल 2007 में हुआ था। और ये जितने भी केंद्र और राज्य के जो जितने भी संबंध होते हैं उनके मुद्दों को देखने के लिए इसका गठन करा गया था। और जो फॉर्मर जस्टिस होते थे मदन मोहन, उन्होंने इस पुंची कमीशन का गठन करा था। मैंने कब बताया? 27 अप्रैल 2007। और फॉर्मर जस्टिस होते थे मदन मोहन। और इसमें जो आपका टाइम पीरियड रहता है वो आपका 6 मंथ, 6 महीने का टाइम दिया जाता है फॉर द वर्किंग, जो भी उनके केंद्र और राज्य से संबंधित जितने भी गठन के मुद्दे होते थे उनकी रिव्यू, उनके यूनियन को रिपोर्ट पेश करने के लिए 6 मंथ का टाइम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, which one of the following statement with regard to the creation of the new state and the alteration of the boundary of the state is or are correct? बेसिकली पूछा गया है आर्टिकल 3 के बारे में। पहला ऑप्शन है एन अमेंडमेंट हैज बी मूव्ड इन द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंड है रेक्टिफिकेशन बाय 1/2 ऑफ द स्टेट अमेंडमेंट इज मेड बाय पार्लियामेंट। तीसरी स्टेट में है द लेजिस्लेशन कैन बी पास्ड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। आपको इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो ठीक है। आर्टिकल 3 बेसिकली आपका डील करता है कि किसी भी स्टेट में से नई टेरिटरी को बनाना हो, किसी भी 2 स्टेट को मिला के नया मिलाना हो, या फिर 2 पार्ट्स ऑफ स्टेट को मिला के उनमें से यूनियन टेरिटरी को बनाना हो, ठीक है। बताइए। क्या बताया मैंने? आर्टिकल 3 की बात हो रही है जो कि डील करता है, इट असाइंस पावर टू पार्लियामेंट टू मेक न्यू स्टेट। अब
पहली स्टेटमेंट बढ़ता है, एन अमेंडमेंट हैज़ टू बी मूव्ड इन द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 316। देखिए क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट के लिए आपको अमेंडमेंट पास कराना नहीं होता। स्टेटमेंट 1 गलत हो जाती है। रेक्टिफिकेशन बाय 1.5 ऑफ द स्टेट इज नेसेसरी। एक बाय 1/2 ऑफ द स्टेट नहीं, आपको सारे के सारे स्टेट से रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, 1/2 से नहीं होती। तीसरा है द लेजिस्लेचर कैन बी पास बाय अ सिंपल मेजोरिटी बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ये वाली स्टेटमेंट इन्होंने ठीक की हुई है। अगर आपको कोई भी नया स्टेट बनाना है तो आप हाउसेस से सिंपल मेजोरिटी मीन्स 50% जो टोटल पॉपुलेशन से आप इस बिल को पास करा दीजिए। उसके बाद आप क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट्स के ऊपर, इसके ऊपर चर्चाएं होती हैं, कमेटीज़ के ऊपर जाए, कमेटीज़ के पास जाएगा, फिर आप क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया? इंडो आर्यन। अबाउट 74% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो यही लैंग्वेज बोलती है। नेक्स्ट, which one of the following statements are correct? पहला है the election to the पंचायत are conducted by state election commission। बिल्कुल ठीक है। The state election commission is appointed by the chief election commission of India। The state legislature has the power to make laws on all the matter relating to पंचायत of the election। बताइए कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी? 2 वाली में गलती लग रही है। देखिए, एक आपका होता है इलेक्शन कमीशन, सेंटर के लिए, देन आपका होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का आपका आर्टिकल 324 रहता है बेसिकली। और ये जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट तो ठीक है भाई। सेकेंड वाली है द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपॉइंट नहीं करा जाता, ये आपका गवर्नर के द्वारा अपॉइंट करा जाता है अंडर आर्टिकल 243 के। इसके द्वारा गवर्नर। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तीसरी वाली स्टेटमेंट भी ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। आपको बताना है कि यूनियन कैबिनेट से रिलेटेड कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ठीक नहीं है। इट इज़ द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, इट रिमेन्स इन द पावर टिल इट एंजॉय द कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट। अब ये वाली तो ठीक है। अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द पार्लियामेंट कैन नेवर बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट। ऐसा नहीं है, आप एक पर्सन को अपॉइंट कर सकते हो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन उसको 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप अपनी जो आपका कॉन्फिडेंस है उसको प्रूव करके दिखाइए। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। देखिए, पार्लियामेंट के 2 पार्ट होंगे, एक होता है लोकसभा, एक आपका होता है राज्यसभा। राज्यसभा को मैं हाउस ऑफ द पीपल बोलती हूँ, जो आपकी मेजॉरिटी में जो पार्टी जीत के आई है वो बैठेगी, और यहीं पर आपका एक यूनियन कैबिनेट भी होता है जिसका हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। और अगर मैं यूनियन हेड में बात करूं कौन कौन होगा? डिप्टी मिनिस्टर्स होंगे, मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्जेस होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ था नोट करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, which one of the following statement about the composition of the parliament is not correct? Representation of the states in the Rajya Sabha are directed and elected directly by the people। फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है, यहाँ पे राज्यसभा नहीं लोकसभा आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, Which among the following fundamental rights are available to non-citizens? फंडामेंटल राइट्स हमने कौन से पार्ट में देखे? पार्ट 3 में। कौन कौन से आर्टिकल से? 12 to 35 तक देखे थे। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि आप मुझे मेरे खिलाफ गवाही देने पे मजबूर नहीं कर सकते। तीसरा है फ्रीडम ऑफ कंसाइज, आप कोई भी धर्म को अपना सकते हो।
चौथा है नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप रोजगार के बेसिस पे किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो इसका आंसर सेकंड एंड थर्ड होगा, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। अगर मैं इनके आर्टिकल्स की बात करूं, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका आर्टिकल 19 में रहता है, फ्रीडम अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन आपका आर्टिकल 20 में रहेगा, नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस आपका आर्टिकल 29 में रहेगा, नेक्स्ट है नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 में रहेगा, ये 29 में रहेगा, ये 20 में रहेगा, ये आपका 19 में रहेगा, सॉरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाए। Which one of the following statement about the Vice President of India is not correct? He is not eligible for re-election. पहली स्टेटमेंट ही गलत दे दी है। प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं पे भी ये नहीं मेंशन करा हुआ कि आप एक से ज़्यादा बार इलेक्ट नहीं हो सकते। आप कितनी भी बार इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो और जीत भी सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट में दिया हुआ है ही मस्ट नॉट बी लेस देन 35 ईयर ऑफ एज, ये तो ठीक है। He is elected by the members of an electoral college consisting the member of both the houses of the parliament. ठीक है। His term is 5 year. Correct. Next, a motion of the no confidence motion is moved against Council of Minister. नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब ये होता है कि आप जो सत्ता में बैठे हैं अपना विश्वास मत को प्रूव करके दिखाइए, ठीक है। ये इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ करा जाता है विच इज़ हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और अगर ये पास हो जाता है तो आपकी जितनी भी काउंसिल है उसको इस्तीफा देना पड़ता है और सरकार जो है वो गिर जाती है, ठीक है। तो 18 का आंसर आपका बी हो जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये आपके टोटल 18 क्वेश्चन थे। पॉलिटी का सेक्शन इजी ही आता है सीडीएस में, ठीक है। अगर आप लक्ष्मीकांत को और जो आपके बेसिक एनसीईआरटीज़ हैं उनको अच्छे से करते हुए जा रहे हैं एंड आप करंट को रिलेट करके देखते हैं तो आपकी पॉलिटी का सेक्शन इज़ नॉट टफ। हाँ, हिस्ट्री और ज्योग्राफी आई कैन से दीज आर द टफ सेक्शन विच यू हैव टू बी वेरी एम्फेसाइज ऑन दिस सिलेबस, बट उसके लिए भी आप अपनी एनसीईआरटी पे फोकस रहिए, आप रेफरेंस बुक्स पे फोकस रहिए। PYQ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर एक चीज़ में। आप जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे आपको आइडिया रहेगा, क्योंकि यूपीएससी में जो CDS, NDN, CPF के मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड आते हैं, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये आज पॉलिटी के सेक्शन को कवर करा, नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री के सेक्शंस को कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।